हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो हमने पिछले क्लास में शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था और अब आज भी हम जो बाकी की शिक्षण विधियां रह गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आगे आती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि मतलब इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? कहना, दिखाना और करना। यानी कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन करके बालक को वस्तु और शब्दार्थ का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस विधि का अधिक महत्व है क्योंकि इस विधि के द्वारा शिक्षण प्रभावी व अधिगम स्थायी रहता है और ये विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि को सार्थक तभी माना जाता है जब बालक स्वयं लिखना सीख जाए। प्रदर्शन मौखिक व प्रायोगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अध्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने में ये उपयोगी है और एक समय में एक ही बिंदु से संबंधित है ये, और प्रदर्शन कक्षा के स्तरानुकूल होता है और आवश्यक संसाधन पूर्ण रूप में मतलब जो प्रदर्शन विधि है ना वो शुरू करने से पहले है ना जो उसके जो आवश्यक जो जो सामग्रियां होती हैं ना वो हमें पहले से ही मतलब अपने पास है जो रखनी चाहिए। इस विधि के गुण हैं वो क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। कक्षा का वातावरण सजग रहता है। विषय वस्तु का अच्छी तरह स्पष्टीकरण। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और कम खर्चीली भी है। स्थायी ज्ञान व छात्रों का मानसिक विकास होता है। इसके दोष: अनुशासन का अभाव, केवल शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं है ये विधि। में चलिए आगे देखते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इस विधि को हम स्वध्ययन स्वध्ययन विधि भी कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का प्रयोग 1926 में सिडनी एल प्रेसी के द्वारा किया गया। यह स्किनर के प्रसूत क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। सर्वप्रथम प्रयोग 1954 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा किया गया। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों या अंशों में विभाजन करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना और फिर उस विषय वस्तु को विद्यार्थी द्वारा स्वयं निर्देश में सीखने का अभ्यास करना ही ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि कहलाती है। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर शिक्षण करवाया जाता है। भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1963 में कुलकर्णी द्वारा इलाहाबाद के सेंट्रल पेडोलॉजिकल सेंटर में किया गया। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग। और अब इसकी परिभाषा जो है वो है प्रोफेसर रूश के अनुसार। ये कहते हैं कि अधिगम एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान सिखाता है एवं समय को अधिगम जांचने का अवसर देता है। कुक महोदय के अनुसार अभिकर्मित अनुदेशन स्वयं शिक्षण विधियों की व्यापकता के लिए प्रयुक्त विधि है। मतलब स्वयं शिक्षण की विधियों की जो व्यापक जानकारी के लिए प्रयुक्त विधि मानते हैं वो। अभी इसमें आगे आते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के प्रयुक्त सिद्धांत। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो आते हैं इसमें। तो इसमें आता है पहले पुनर्बलन का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, समय की गति से पढ़ने का सिद्धांत और स्वयं बुद्धि और आपसी सहयोग। ये हो गए इसके सिद्धांत। और अभी देखते हैं हम अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब ये इसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। 1954 में स्किनर द्वारा अपने मित्र हॉलैंड के साथ इसका जो है वो अनुकर्मित अनुदेशन मित्र हॉलैंड के साथ मिलकर वो किया गया है और इसका उपनाम है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि। ये विधि सामान्य बुद्धि बालकों के लिए है, मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप है। इसमें जो है वो 25 फ्रेम है। इस विधि में 25 फ्रेम है और इस विधि की जो विशेष जानकारी विशेष है वो क्या है कि इस अभिकर्मित अनुदेशन का सर्वाधिक प्रयोग पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है और इसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का अभाव है और मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव है।
और इसमें फिर आगे आती है सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन 1960 नॉर्मन क्राउडर द्वारा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है ये। इसमें 20 फ्रेम हैं। यह प्रयोग केवल अवधारणात्मक था, मतलब इसमें सिर्फ अवधारणात्मक ही थी। उपनाम इसका हो गया आंतरिक अनुदेशन, क्योंकि आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन यह परंपरागत ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। बालक कठिनाइयों व आवश्यकताओं पर बल देते हुए सीखता है। स्वयं निर्देशन या अनुकूलीय इसमें क्या है कि बालक कठिनाई व आवश्यकता पर बल देते हुए सीखता है। कौन सी विधि में? सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। और इसके बाद आती है स्वयं निर्देशन अनुकूलीय या अभिकर्मित स्वयं निर्देशन या अनुकूलीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इसका प्रयोग गार्डन पास्ट द्वारा किया गया। इसका प्रयोग मशीन से किया जाता है जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल बन जाता है। इसमें आगे है गणितीय या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि। 1962 में इसका प्रयोग थॉमस गिलबर्ट द्वारा किया गया। ये जो विधि है ना वो शरारती बालकों के लिए है। इसमें अनिश्चित व 20 से कम फ्रेम है। गणितीय अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि में कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसका जो प्रयोग है वो 1965 में लॉरेंस एम स्टालुरो के द्वारा किया गया। कंप्यूटर द्वारा अधिगमकर्ता के पूर्व व्यवहारों के आधार पर अनुदेशन का चयन किया जाता है। इसे कंप्यूटर से अनुदेशन विधि भी कहते हैं। अभी ये तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रकार थे, और अभी इसके तत्व कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं हम। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रमुख तत्व है वो 3 हैं। पहला है उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। अभी आगे आते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के चरण या सोपान। छात्र द्वारा फ्रेम को पढ़ना, फ्रेम में आए प्रश्नों की उत्तर देना, उत्तर की जांच व प्रतिपुष्टि करना और उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है। अभी देखते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के गुण हैं वो कौन कौन से हैं। यह पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से छात्रों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, यानी कि मतलब जो शिक्षक जो भी कुछ छात्रों को पढ़ाता है और उसके बाद में जब बालक की वो प्रतिपुष्टि फीडबैक के बारे में बालक मतलब फीडबैक से है ना बालक को बहुत सारी मतलब जानकारी प्राप्त होती है कि ये बालक ने कितना का कुछ मतलब इसमें सीखा है। नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। तत्काल तो अपने आप हो ही गई, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है मतलब पढ़ाने के तुरंत बाद ही उसकी फीडबैक ली जाती है, ताकि इससे पता चल सके कि छात्रों ने कितना कुछ ग्रहण किया है। ये द्रुत शिक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। इसके दोष देख लेते हैं कि इसमें दोष कौन कौन से हैं। दोष है समय अधिक लगता है, आलस्य उत्पन्न करता है और परिणाम देरी से प्राप्त होते हैं। ये इस विधि के दोष हैं। आगे आती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि यह एक शिक्षक सभी बालकों को स्वाध्याय के लिए एक साथ बिठाता है और सभी बालक विषय वस्तु का स्मरण करते हैं। यह एक पर्यवेक्षित विधि कहलाती है। यानी कि मतलब कि एक शिक्षक सभी बालकों को स्वाध्याय के लिए एक साथ बिठाता है, यानी कि समूह विधि भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें आगे है छात्र स्वयं अध्ययन द्वारा किसी समस्या का समाधान करता है और शिक्षक की भूमि है वो मार्गदर्शक के रूप में होती है। मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में बालक को पढ़ने व लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इस विधि में है ना 3 सोपान बताए गए हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है क्रियान्वयन और तीसरा है मूल्यांकन।
इस विधि के है ना विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी है। वो कौन कौन सी विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, चलिए देखते हैं। बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार मेज या तराजू के चारों ओर बैठे विद्यार्थी जब शिक्षक के नियंत्रण वातावरण में अध्ययन करते हैं तो यह पर्यवेक्षित विधि कहलाती है। ये कहते हैं बाइनिंग। आगे है क्लार्क एंड स्टार के अनुसार अध्यापक के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा कार्य करने तथा किए गए कार्य को परिवीक्षित करने का असमान अवसर प्राप्त होता है। इस विधि के गुण हैं, गुण क्या क्या हैं वो भी देखते हैं कि विद्यार्थी स्वयं गतिशील रहकर कार्य करता है, स्वाध्याय पर बल दिया जाता है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है और सीखने का महान गुण है। मौन वाचन के लिए भी ये उत्तम विधि है क्योंकि इसमें जो स्वाध्याय जो शिक्षण के नियंत्रण में रहकर जो बालकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है उसमें मौन वाचन के लिए एकदम उत्तम विधि मानी जाती है। और अंतिम उद्देश्य है पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व करना। अभी आगे इसमें दोष है कि अध्ययन सामग्री में कठिनाई होती है, वह अधिक और कष्ट साध्य भी है। समय तालिका में क्लास नियोजन में कठिनाई, बड़े समूह में एक शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन असंभव, क्योंकि जब मतलब कक्षा में बच्चे अगर अधिक होंगे तो ये समूह है, ये जो पर्यवेक्षित विधि है ना उसका मार्गदर्शन करना शिक्षक के द्वारा असंभव हो जाता है। क्योंकि जब छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है ना तो इसमें शिक्षक को कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस विधि के चरण कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। इस विधि के प्रमुख 8 चरण हैं। पहला है इसमें प्रस्तावना, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर जब हम किसी बच्चे को मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मतलब या उस सब्जेक्ट के अध्याय के बारे में जब पहले उससे कुछ पूछना या सवाल करना जब शुरू करते हैं ना तो पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को पूछते हैं जो बच्चों को है ना मतलब उसके बारे में जानकारी हो, उसी के आधार पर है ना हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा आता है उद्देश्य कथन, इसमें तीसरा है विषय वस्तु का आवंटन और आगे है निर्धारित समय विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन, फिर पांचवा है मूल्यांकन प्रश्न, फिर छठा है शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है उसका, और फिर पुनरावृत्ति व मूल्यांकन मतलब पुनरावृत्ति क्वेश्चन दिए जाते हैं और मूल्यांकन किया जाता है। और जो 8वां है वो गृह कार्य, जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है वो है। तो आगे आती है व्याख्यान विधि, इसे हम कहते हैं भाषण विधि। इस विधि को तो हम समझ ही सकते हैं मतलब कि भाषण विधि कि ये सबसे प्राचीन विधि है और ये श्रवण विधि पर आधारित है, क्योंकि भाषण विधि आ गया तो मतलब हो ही गया कि ये सुनने पर आधारित है। विद्यार्थी की अपेक्षा शिक्षण अधिक सक्रिय रहता है इस विधि में। सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा लिखित व्याख्यान तैयार किया जाता है तथा उसे साथ ही साथ रहते हुए कक्षा कक्ष में भाषण देता है। मतलब शिक्षक द्वारा जो है जो एक है ना जो भी अध्याय होता है उसका जो एक व्याख्यान है ना वो तैयार किया जाता है और फिर उसे साथ ही साथ कक्षा में प्रयुक्त भी बच्चों के सामने प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि की हम परिभाषा देख लेते हैं कि इस विधि की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो इस विधि में सबसे पहले है बाइनिंग के अनुसार बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है। मतलब जो व्याख्यान विधि है ना जो बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किए जाने के लिए एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगे जेम्स एम ली के अनुसार ये क्या कहते हैं कि व्याख्यान शिक्षण की शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। ये हो गई व्याख्यान विधि की परिभाषाएं। और व्याख्यान विधि के चरण कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा विषय वस्तु यानी कि प्रकरण, फिर आएगा शिक्षक द्वारा व्याख्यान तैयार करना, यानी कि पहले तो शिक्षक जो है वो विषय वस्तु तैयार करता है और फिर उस विषय वस्तु का व्याख्यान तैयार करता है और उसके बाद कक्ष में बच्चों के समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण करता है और फिर उसका सारांश है वो प्रस्तुत किया जाता है और अंत में है वो मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें आगे है व्याख्यान विधि के गुण। समय व श्रम की बचत, धन की भी बचत होती है, ज्ञान में तीव्रता आती है, छात्र की शब्दावली में वृद्धि होती है। शब्दावली में वृद्धि तो होगी क्योंकि ये व्याख्यान यानी कि भाषण विधि है। शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। भाषा अध्ययन कराते समय लेखक या कवि की भाषा शैली या विशेषताओं का परिचय मिल जाता है।
इस विधि के दोष। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए तो ये उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा के वातावरण में निरस्ता बनी रहती है, तो क्योंकि निरस्ता तो वैसे भी आ जाती है ना, जब भी कोई मतलब हम देखते हैं कोई जब कोई भाषण देता है, तो ये अगर जो वो भाषण है ना, वो जो हम उसमें है ना रुचि नहीं लेते हैं ना, तो इससे कक्षा वातावरण में जो निरस्ता तो अपने आप ही आ जाएगी। रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह विधि शिक्षक केंद्रित है। एक तरफा ज्ञान विद्यार्थी को दिया जाता है, पर छात्र ने कितना ग्रहण किया इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। और क्योंकि इस बात पर ध्यान कैसे सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब व्याख्यान विधि है। इसमें व्याख्यान विधि की एक मतलब इसका जो प्रमुख दोष है, क्योंकि मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि किस विद्यार्थी ने कितना का ग्रहण किया और किसने कितना ग्रहण नहीं किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो नेक्स्ट विधि जो मतलब एक छोटी सी वीडियो एक क्लास और आएगी, उसमें फिर हम सारी जो शिक्षण विधियां हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो वो हम आगे की नेक्स्ट की क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।